एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इस परसेंटेज कंपोजिशन को देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट्स, percentages of the elements in a compound give percentage composition of the compound हमारे पास एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा ये क्या होता है। परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 1:2 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 4 हैं इंटू 16 है। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ SO4 ये बनता है हमारे पास 98 मॉलिक्यूलर मैस। अगर हम इनको ग्राम्स में ले लें तो हम इसको देख सकते हैं कि इसमें कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट सल्फ़र है, कितने परसेंट इसमें ऑक्सीजन है। तो ज़रा सा देखते हैं कि हाइड्रोजन को देखेंगे तो हाइड्रोजन 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन 2 ग्राम है। 100 में देखें तो कितने होगी, 2.04%। ये परसेंटेज है हाइड्रोजन की। सल्फ़र को देखते हैं तो सल्फ़र 98 ग्राम में सल्फ़र 32 ग्राम्स है। 100 में कितना होगा, ये होगा 32.65% सल्फ़र के। और ऑक्सीजन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 64। 100 में ये कितना होगा, ये 65.30%। बस इतनी सी बात है कि हमने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन देखनी है कि इसकी कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट की कितनी कितनी परसेंटेज है। ये इनकी परसेंटेज है। ये सारे जो ये हमने कैलकुलेट किया, दिस इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2SO4। ये गलती ना करें कि ये परसेंटेज कंपोजिशन आप इन एलिमेंट्स को लेके बैठ जाएं कि ये वाले एलिमेंट्स की ये परसेंटेज कंपोजिशन है। नो, कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन होगी और उसकी कितने कितने परसेंट है, इट्स क्लियर। अब हम चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। विदाउट नोइंग द एम्पिरिकल फार्मूला आप आगे मूव ही केमिस्ट्री में नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नया कंपाउंड जैसा सिंथेसाइज होता है या एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम एनी सोर्स, तो उसका सबसे पहला काम जो होता है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला उसका देखा जाता है। इससे पहले कि हम उसको तरफ जाएं एम्पिरिकल फार्मूला की तरफ, ये जो अभी हमने परसेंटेज कंपोजिशन का जिक्र किया, एक छोटी सी मैं बात बता दूं आपको। वो ये है कि इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है 5
H2O वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज कैलकुलेट करें कि इसकी क्या परसेंटेज है। ओके, तो ये जो है वाटर, इसको हमने कैलकुलेट करना है इसके अंदर। तो इसमें अगर हम देखें कि कापर, उसमें कर लेते हैं, कापर का 63.5 एटॉमिक मास है। और इसको अगर आप देखें सल्फ़र, इसमें का एटॉमिक मास 32 है, इसमें ऑक्सीजन 16 है और हाइड्रोजन इज़ 1। ये एटॉमिक मासेस हैं इसके, इन कंपोनेंट्स एलिमेंट के। तो आप इसको देखें कि इस कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट विथ 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आप कैलकुलेट करें, इनको देखें। और इसमें इसको जो वाटर है, वाटर को आप डालें, ये तकरीबन हमारे पास 90 ग्राम ये बनेगा, 90 ग्राम ये बनेगा। तो टोटल ये बनता है मॉलिक्यूलर मास इसका 249.5 ग्राम्स, इस सारे का जी, इंक्लूडिंग दिस। तो इसमें वाटर कितना है, वाटर है तकरीबन, चलिए यहाँ लिख दें आपके समझने के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, अब हमारे पास हम लिखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वो हमारे पास कितना आएगा, 5 × 18, ये हमारे पास 90 है। तो आप इसकी परसेंटेज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज कैलकुलेट बड़े इजीली कर सकते हैं कि 249.5 ग्राम कॉपर सल्फेट विद 5 मॉलिक्यूल वाटर क्रिस्टलाइजेशन, उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 90 ग्राम है। 100 में ये कितना होगा, ये होगा 36%। 100 में ये कितना होगा, 36%। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये लूजली बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल में। इनको थोड़ा सा हीट करते हैं तो ये इवॉल्व हो जाते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, और जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है वो कोलैप्स हो जाता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है, ब्लू कलर है विद दिस कंपोजिशन। लेकिन जो ही हम इसको हीट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और कॉपर सल्फेट, मैं इधर लिख देता हूँ, कॉपर सल्फेट 5 H2O, इसका कलर ब्लू कलर है। जब इसको हीट करेंगे अपॉन हीटिंग, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास वाइट पाउडर, एनहाइड्रस एमॉर्फस पाउडर, वो होंगे एमॉर्फस पाउडर होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का ये होगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से निकलेगा। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए इस किस्म के कंपोजिशंस का ज़रूर पता होना चाहिए। ओके, अब हम शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूले को। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला shows simple
whole number ratio of the atoms of different elements. In a compound. For example, C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ऑफ ग्लूकोज ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी को अगर हम सिंपल रेशियो ले लें होल नंबर में तो ये हमारे पास CH6O ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? फाइन। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा ये देख लिया कि कितना हमें देखना पड़ेगा कि इसके सिंपल रेशियो होल नंबर में आनी चाहिए, सिंपल रेशियो होल नंबर में आनी चाहिए। अब ये जो इम्पोर्टेंस है क्या है इसकी एम्पिरिकल फार्मूला की, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर एक अननोन कंपाउंड है, एक अननोन कंपाउंड है। अब हम थोड़ा सा इसकी एनालिसिस देख लेते हैं कि अननोन कंपाउंड से मॉलिक्यूलर फार्मूले तक हम कैसे पहुंचेंगे, अननोन कंपाउंड को हम कैसे एनालाइज करेंगे। ये कंपाउंड या तो नया सिंथेसाइज हुआ है या आपको किसी जगह उससे सोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से या मिनरल सोर्सेज से आपने इसको एक्सट्रैक्ट किया है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप 1 में इसको ये आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इस किस्म की चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं। एक जनरल नॉलेज ज़रूर होता है जिससे फिर हम कहते हैं कि जी हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया था ये। स्टेप 1 में हम इसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर ये सॉल्युबल है, तो ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड या इसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अगर ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। और अगर ये इनसॉल्युबल है तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो इनऑर्गेनिक वो है, ये आयनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। मोस्टली ये मिनरल माइंस से निकाले जाते हैं, मिनरल होते हैं, साल्ट्स होते हैं, और मोस्टली ये होता है। तो हमें इस कंपाउंड का जो अननोन है एक पता चल जाएगा कि अच्छा भाई ये नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जो ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे ये नहीं है, लिविंग थिंग से नहीं है। लिविंग थिंग के जो कंपाउंड्स हैं मोस्टली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हम भी तो सारे के सारे हमारे अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अदरवाइज़ बारिश में तो हम डिज़ोल्व ही हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। एंड आफ्टर दैट स्टेप 2 में हम इसको क्या करेंगे देखेंगे। स्टेप 2 में हम इसकी एनालिसिस करेंगे। इसकी एनालिसिस होगी फॉर काइंड ऑफ द एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एंड देयर परसेंटेज परसेंटेजेस। एलिमेंट्स उसके अंदर कौन से हैं और उनकी परसेंटेजेस क्या हैं। इसीलिए हमने परसेंटेज कंपोजिशन उसको थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया था ताकि ये जहन में रहे। अब ये करने के लिए कि हम कैसे काइंड ऑफ एलिमेंट्स
और उसकी परसेंटेजेस कैसी हैं। हम दो किस्म की एनालिसिस होती हैं। एक एनालिसिस जो है इसमें वन वो है कंबस्चन एनालिसिस, जिससे हमें कंबस्चन डेटा मिलेगा। कंबस्चन डेटा मिलेगा कि कंबस्चन डेटा ये बता रहा है। ये कंबस्चन मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए है। दूसरा हमारे पास इक्विपमेंट हैं जिसमें एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस आपने तो नहीं करनी, जस्ट आपके जहन में ये चीज़ हो ताकि वो कन्फ्यूजन और वो अनसर्टेनिटी कि भाई ये एम्पिरिकल फार्मूला ये कहाँ से आ गया, ये इतने परसेंट कहाँ से आ गया, इतने ग्राम्स कहाँ से आ गए, तो ये हम थोड़ा सा उसको देख रहे हैं। ये हमारे पास ये जो एलिमेंटल एनालिसिस है, ये हमारे पास जब हम इसकी को हम करते हैं तो इसमें हमारे पास काइंड ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर परसेंटेजेस, ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है। इसमें भी काइंड ऑफ एलिमेंट्स आते हैं, इसमें भी काइंड ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे भी लेते हैं। इसमें हम परसेंटेज तो नहीं आती, लेकिन हमारे पास ग्राम्स आ जाते हैं कि कितने ग्राम्स हैं। हम उन ग्राम्स को फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर मोल्स बना लेते हैं। क्लियर? फाइन। आए हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल्स वो वाली उठाई हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सिंपल सा डाटा नहीं है दिया गया, ठीक है ना। उसमें क्या कुछ पूछ रहा है, लेकिन ये पहले वाली जो एग्जांपल है ये जस्ट वेरी सिंपल वन। तो व्हाट will be the empirical formula of a compound which contains क्या उसके परसेंटेज क्या है, ये काइंड ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। कैल्शियम उसमें 40.4%, कार्बन उसमें 11.8%, ऑक्सीजन 47.8%। ये हमारे पास काइंड ऑफ एलिमेंट्स और उनकी परसेंटेजेस एलिमेंटल एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं। सिंपल ये हमारे पास आ गए। अब हमने इससे क्या करना है, मोल रेशियो। अब इसकी हम मोल रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि इसकी मोल रेशियो इनकी क्या होगी। मोल रेशियो में ये है कि हमारे पास कैल्शियम कितना है, 40.4% है, हम ग्राम में ले लेते हैं, एक ही बात है। इसका एटॉमिक मास कितना है, 40 है, तो इसके मोल्स कितने होंगे, 0.98 मोल्स। इस कंपाउंड में इतने मोल्स हमारे पास कैल्शियम के हैं। हमारे पास कार्बन को देखें हम, तो ये हमारे पास एटॉमिक मास कार्बन है कितना, गिवन 11.8 ग्राम्स हैं। हम इतनी परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, कुछ डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो इसके कितने मोल्स होंगे, 1.01 मोल्स, ये है कार्बन के आगे। ऑक्सीजन के कितने आएंगे, ऑक्सीजन के हमारे पास गिवन मास 47.8 है, 47.8% या 47.8 ग्राम्स
इसका एटॉमिक मास 16 है, उस पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं 2.98 मोल्स हैं ऑफ ऑक्सीजन। कुछ भी नहीं करना, हमने इन मोल्स की सिंपल एक होल नंबर रेशियो कैलकुलेट कर लेनी है। उसमें हमारे पास कैल्शियम यहाँ लिखते हैं, कार्बन यहाँ लिखें, ऑक्सीजन को यहाँ लिख लेते हैं। अब इसके कितने मोल्स हैं कैल्शियम के मोल्स हैं 0.98 मोल्स हैं मोल्स। कार्बन के कितने मोल्स हैं 1.01 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं 2.98 मोल्स। सिंपल रेशियो के लिए जो इनमें सबसे स्मॉल है, जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी पे हम इन सबको डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 0.98 पे, इसको भी डिवाइड करेंगे 0.98 पे, इसको भी डिवाइड करें आप 0.98 पे। रेशियो क्या आएगी आपके पास, आप इसको कैलकुलेट करके इसको करके देख लें। तो इसमें हमारे पास आएगा कार्बन, मैं इस यूँ ना लिखूँ, इसको यूँ लिख लेते हैं। इसमें कार्बन कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हमारे पास इसको देखें तो इसका 1 आता है, तो ये 1 होगा। कार्बन इसको करें तो ये भी 1 है, इसको करते हैं तो ये हमारे पास 3 है, CO3। तो ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, यही कैल्शियम कार्बोनेट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बहुत सारे कंपाउंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके एम्पेरिकल फार्मूला और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे। जिनके सेम नहीं होंगे उसमें फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट करेंगे। आए जी एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल वो हैं जो डिफरेंट हैं नॉर्मल, उसमें डाटा नहीं है, कुछ और चीज़ पूछी गई है, ठीक है। उसमें ये हमारे पास एग्जाम्पल 2, व्हेन 0.6 ग्राम of a compound was subjected to combustion जो होगी वही से तो हमें कंबस्शन डेटा मिलेगा। कंबस्शन इट गेव 1.32 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब हमने हीट किया, कंबस्शन की इसकी, तो इतना तो हमें मिल गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 0.72 ग्राम्स वाटर। इस इतने ग्राम, इसको मैं यहाँ ऑफ लिख दूँ, कन्फ्यूजन ना रहे, ऑफ वाटर। कैलकुलेट द एम्पेरिकल फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इसमें अब हमने जो देखना है कि हमारे पास ये वाला डाटा मौजूद है, 3 क्वांटिटीज़ मौजूद हैं, तो हमने इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। द फर्स्ट अप्रोच इज़ दैट दिस कार्बन is coming from this compound, हाइड्रोजन is coming from this compound। इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। इस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो हमें पहले स्टेप पे ही पता चल गई। तो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and water indicate
that compound contains कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ये कंफर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट mass of carbon in carbon dioxide। हम इस क्या मैस कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें कितना है। जो इसका मैस आ रहा होगा इस कार्बन का, एक्चुअली 0.6 ग्राम ऑफ द कंपाउंड कंटेन्स दैट मच कार्बन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मैस 44 है, कार्बन कितना है 12 है, राइट। तो हमारे पास 44 ग्राम दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम ऑफ दिस कार्बन, देन 1.32 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन हाउ मच। हाँ जी, इसको हम देखें तो ये हमारे पास 0.36 ग्राम है। इस 1.32 में ये हमारे पास कार्बन इतने ग्राम्स है। सिमिलरली कैलकुलेट mass of हाइड्रोजन इन वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मैस कितना है 18 में हाइड्रोजन कितना है 2, यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ दिस हाइड्रोजन। देन तो ये जो हमारे पास वाटर मिला हमें इसके कंबस्चन पे, तो इसमें कितना होगा 0.72 ग्राम्स ऑफ वाटर विल कंटेन 0.72 नो सॉरी ये एक मिनट, हाइड्रोजन इसमें कितनी होगी, ये होगी 0.08 ग्राम्स, दिस ग्राम्स ऑफ कार्बन, ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि जितने ग्राम्स हमें कार्बन मिला, जितने ग्राम्स हमें हाइड्रोजन मिला, क्या इनको अगर हम ऐड अप करें तो वो 0.6 ग्राम्स बनता है या नहीं बनता। जब हम इनको ऐड अप करते हैं, टोटल मैस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन का टोटल मैस जो है इन 0.6 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड में, इतने ग्राम्स कंपाउंड में इनका ये कितना बना है, तो ये तो बना है 0.36 कार्बन है और 0.08 जो ग्राम्स वो हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ये इकट्ठे मिला के इनको मिलाएं तो ये दिस मच ग्राम बनता है। तो ये तो इसके बराबर नहीं है। तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली आपको ये चीज़ नज़र आएगी, जब ये वाले हाइड्रोजन और कार्बन उतना क्वांटिटी नहीं दे रहे जितनी के कंपाउंड दिया गया है, तो हम कंसिडर करते हैं रेस्ट इज़ ऑक्सीजन है। if the total mass of both the elements carbon and hydrogen
is less than 0.6 grams of the compound, then the compound must also contain ऑक्सीजन। तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी। तो ये ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी होगी? अगर हम 0.6 ग्राम में से इसको माइनस करें, 0.6 ग्राम ऑफ द कंपाउंड माइनस 0.44 ग्राम्स जो कार्बन का और हाइड्रोजन का है, तो ये हमारे पास 0.16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन भी उसमें मौजूद है। तो अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो इसके एम्पिरिकल फार्मूले में हम देखें कि क्या है हमारे पास, कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितनी है? 0.36 ग्राम्स। हाइड्रोजन कितना है? ये इतनी क्वांटिटी है ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितनी है? 0.16 ग्राम्स। ये हमारे पास इनके मैसेज थे। अब हम इसको इनके मोल्स बना लेते हैं। इनके मोल्स बनाने में क्या है? 0.36 डिवाइडेड बाय 12। इसको करेंगे 0.08 डिवाइडेड बाय 1। इसको क्या करेंगे? 0.16 डिवाइडेड बाय 16। इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.03 मोल्स। इसकी क्या आएगी? 0.08 मोल्स। और ये जो है ये आएगा 1 मोल। इसमें तो कुछ भी हमने नहीं करना। यहाँ हमने लिखना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप इसकी इससे पहले कि आप ये करें, इनकी सिंपल रेशियोज कैलकुलेट कर लें। सिंपल रेशियो आप कर सकते हैं बड़ी इजीली। 3, यहाँ इसके 8, ये हमारे पास 1। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? C3 एम्पिरिकल फार्मूला H8O1 इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। वो कंपाउंड जो हमें 0.6 ग्राम दिया गया था, जिसकी कंबस्टन एनालिसिस की गई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, उनकी क्वांटिटीज़ 0.6 ग्राम नहीं थी। वहाँ से हमने कैलकुलेट किया ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन को भी हम ले आए। हाइड्रोजन भी मौजूद थी, कार्बन मौजूद थी। उसका एम्पिरिकल फार्मूला ये उनकी सिंपल होल रेशियो है। दिस इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? आए एक और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। Example number 3. When 0.4764 gram of iron
आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड अब तो ज़्यादा अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं, इसके हम देख चुके हैं पहले। आयरन ऑक्साइड वाज reduced by carbon monoxide हम रेडॉक्स रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड द mass of iron left was 0.3450 ग्राम्स इतना रह गया जब इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस किया। कार्बन मोनोऑक्साइड इससे ऑक्सीजन लेगा इस आयरन ऑक्साइड से और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके एस्केप करेगा रिएक्शन मिक्सचर रिएक्शन को। इतने ग्राम डिड्यूस द empirical formula of the आयरन ऑक्साइड। अब उस आयरन ऑक्साइड जो इतने ग्राम दिया गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला हमने देखना है कि क्या है। एलिमेंट्स कौन से हैं आयरन ऑक्साइड में? एलिमेंट्स इन आयरन ऑक्साइड हमारे पास आयरन है और ऑक्सीजन है। इसमें हमारे पास मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड कितना दिया, ये मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड ये हमारे पास है 0.4764 ग्राम्स, ये हमें दिया गया क्वांटिटी। आयरन लेफ्ट mass of iron left 0.3450 ग्राम्स, ये तो रह गया। इसमें अब मैस ऑफ ऑक्सीजन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा ऑक्सीजन का मैस। तो ये यूँ कर लेते हैं, मैस ऑफ ऑक्सीजन इनको 0.4764 माइनस 0.3450, तो हमारे पास ऑक्सीजन का मैस कितना है 0.1314 ग्राम। उस आयरन ऑक्साइड में जो इतनी क्वांटिटी दी गई थी उसमें ये ऑक्सीजन है, ये उसमें आयरन है। क्लियर? 0.3450 इसमें ग्राम्स ये आयरन के हैं और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ओके, अब इसमें जैसे पिछले एग्जांपल में हमने उनको देखा तो कार्बन और हाइड्रोजन को तो वो क्वांटिटी पूरी नहीं हो रही थी जो 0.6 ग्राम हमें दिया गया था, लेकिन इसको अगर हम ऐड अप करें तो ये हमारे पास कितना बनता है 4574.0 ग्राम्स। तो एग्जैक्टली ये इक्वल है यहाँ। क्लियर? इसका इट मीन्स कि इस ऑक्साइड में और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ आयरन है और ऑक्सीजन है। अब इसमें आप मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं हम आयरन के
और ऑक्सीजन के। आयरन की ये क्वांटिटी है 0.3450। आयरन का एटॉमिक मास 56 है। इसके मोल्स कितने होंगे? 6.16 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये मोल्स हमारे पास आयरन के आएंगे, और यहाँ ऑक्सीजन के मोल्स को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास इसके ऑक्सीजन की कितनी है क्वांटिटी? 0.1314 ग्राम हमारे पास ये है। इसका एटॉमिक मास 16 है। इसके जो हमारे पास मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारे पास कितने आएंगे? 8.21 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये मोल्स हैं इसके, ये मोल्स हैं इसके। आए इनकी जस्ट अब हमने कुछ भी नहीं करना, अब तो हमने इनकी रेशियोज़ देखनी है और एम्पिरिकल फार्मूला अपना डिड्यूस कर देना है, कैलकुलेट कर लेना है उसको। मोल रेशियो देखें आप, वन इज टू हमारे पास 8.21 इंटू 10⁻³ दिस डिवाइडेड बाय दिस स्मॉल क्वांटिटी को देख लें। हमारे पास ये 6.16 इंटू 10⁻³ तो इसके मोल्स कितने होंगे? 1:1.33। ये आई रेशियो। अब ये रेशियो होल नंबर में नहीं है, हमने इसको होल नंबर करना है। इसको 1 से मल्टीप्लाई अगर करें तो वो यही क्वांटिटी आएगी। 2 से मल्टीप्लाई करें इवन देन ये जो है ना हमारे पास होल नंबर नहीं आता। लेकिन इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास एग्जैक्टली होल नंबर आता है, और वो है ये हमारे पास इनकी जो होल रेशियो दिस आयरन एंड ऑक्सीजन। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe3O4, ये है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इसी के साथ ही एम्पिरिकल फार्मूला की और ये तो ख़त्म हुआ, लेकिन बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, और उनमें कोई ट्रिक्स हैं तो उनको भी आप जहन में रखें और उनको ट्राई करें। और केमिस्ट्री आती है लिखने से, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको केमिस्ट्री नहीं आ सकती। इट्स ओके।